So, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Frequency Series episode 3. Today we have बड़े एक मज़ेदार से personality हैं हमारे पास आज. He is an actor, he is a comedian, he is a producer, he is a screenwriter, and he is also known for his iconic character Lucy in 3/3. Adil, क्या हाल है आपके? Assalamu alaikum, I am very well and thank you for that wonderful introduction. आमतौर से ऐसा introduction जो है वो लोगों के इंतकाल के बाद उनको याद करते हुए उनके उर्स के ऊपर इस किस्म का तारुफ होता है, लेकिन आपने इस कदर मुझे इज्जत दी क़ब्ल अज़ वक्त, उसका बहुत शुक्रिया and thank you so much for inviting me to this wonderful platform. Thank you so much. The pleasure is mine, Adil. Thank you. आप जिस तरह से मुझे ये पता है कि किस तरह से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई और फिर आपने कहा कि सबीन इतनी मासूमियत कोई मसला ही नहीं. थैंक यू सो मच. सो अदील, सबसे पहले तो आपको शायद याद है या नहीं है, लेकिन मुझे है क्योंकि आपके मैंने सारे इंटरव्यूज वगैरह देख लिए थे. तो आपके ना इस साल के 2 रेजोल्यूशन थे, ठीक है. एक रेजोल्यूशन आपका ये था दैट यू विल लर्न फैज साहब का सारे कलाम आपने याद करने थे, और दूसरा आपने फ्लाइंग करनी थी. तो आप मुझे बताएं दोनों में से कुछ हुआ है या कितना हुआ है? हाँ, उसमें से जो फ्लाइंग है उसका प्लान जो है वो आधा होने के बाद कैंसिल हो गया, क्योंकि जब से ये PIA का अलमिया हुआ कराची वाला, तो उसके बाद से मैं बहुत घबरा गया. मैंने तो खैर क्या घबराना है, मेरा खानदान बहुत घबरा गया. तो मुझे ख्याल है कि यार इस किस्म का काम अब नहीं करना चाहिए. तो वो, हालांकि मुझे यकीन है कि बिल्कुल सेफ होती है फ्लाइंग, बट जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स. तो वो बीच में रह गया. और जो दूसरा आपने कहा फैज साहब का कलाम, वो बहुत सारा याद हो गया है, लेकिन अभी वो चल रहा है काम, और इंशाल्लाह अगर इस साल नहीं तो इस साल के कुछ अरसे के बाद मैं पूरे का पूरा भी याद कर लूंगा. लेकिन ये तो बहुत खुफिया बातें हैं, ये आप तक कैसे पहुंच गई है मेरे खुफिया रेजोल्यूशंस? बस देख लें दिल, हम फिर रिसर्च थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं. लेकिन मुझे मजे का लगा था कि रेजोल्यूशन आपके बड़े एम्बिशियस रेजोल्यूशन थे. तो वहां से मुझे भी मोटिवेशन हुई कि यार नहीं, रेजोल्यूशन ऐसे होने चाहिए. आपको कहीं ना कहीं ना अपने आप को चेक एंड बैलेंस भी मिलता रहता है. तो दिल, अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, राइट, सो माशाल्लाह, आई मीन एन इम्प्रेसिव फैमिली बैकग्राउंड, राइट, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली में अगर देखा जाए तो एक मिसाल कायम की हुई आप लोगों ने, ठीक है. और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे ख्याल में आप लोगों ने सारी की हुई है शुरू. सो मुझे बताएं कि आपका कभी दिल नहीं किया कि मैं इससे ज़रा हट के कुछ कर लेता, जैसे डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, या मैंने यही करना था, फैमिली प्रेशर था, या खुद का दिल किया, खुद का पैशन था ये? सबीन, मैं डॉक्टर भी बना, इंजीनियर बना, वकील बना, बूढ़ा बाप बना, पता नहीं क्या कुछ बन चुका हूं मैं. लेकिन मुझे लगता है कि इंसान सिर्फ एक ही चीज बने और फिर वो ही बना रहे पूरी जिंदगी. यार ये तो नहीं हो सकता ना कि इंसान डॉक्टर बना है तो वो डॉक्टर ही है 40-50 साल. यार ये तो बहुत बोरिंग काम हो सकता है. नहीं, कभी भी कुछ भी और बनने का शौक नहीं था. मेरा तो शौक नहीं था, मेरे वालिदैन का बहुत शौक था कि मैं हरगिज इस फील्ड में फुल टाइम ना आऊं, और बल्कि मैं डॉक्टर ही बनूं. मेरे जो बड़ा भाई हैं वो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, और वो 15-20 साल अमेरिका में रहे, अब वापस आ गए इस मुल्क की खिदमत करने के लिए. लेकिन मुझे कभी शौक नहीं था. मेरे अम्मा अब्बा को ये खौफ था कि अगर मैं इस फील्ड में रहा तो मैं ना सिर्फ ये कि खानदान का नाम डुबो दूंगा, बल्कि खुद भी भूखा मर जाऊंगा. तो मैंने इन दोनों में से सिर्फ एक ही काम किया कि खानदान का नाम डुबोया, लेकिन भूखा नहीं मरा. तो नहीं, मुझे ये शौक नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं, बल्कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे प्रेशर डाल के FSC प्री मेडिकल कराई थी कि तुमने मेडिकल कॉलेज ही जाना है. लेकिन वो तो खुदा रहीम और करीम है, मेरे इतने ज्यादा नंबर आए FSC में कि मेडिकल कॉलेज ने कहा कि आप इस कदर ज़हीन है कि आप दाखिला देने की कोशिश भी ना करें, आप प्लीज आप हमारे गेट से बाहर रहें. इतने ज़हीन लोग जो हैं उनको हम अकोमोडेट ही नहीं कर सकते. तो ज़ाहिर खुदा ने मेरे ऊपर तो खैर कम, लेकिन इस मुल्क के जो मरीज हैं उनके ऊपर बहुत रहमत की कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका. और फिर चूंकि बचपन से हमने काम ही ये देखा था घर में भी, और फिर एक्टर्स बहुत सारे आते थे, फिर हम पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी मीडिया में किसी न किसी तरह, या पेंटिंग हो रही है, या फैज साहब आ रहे हैं, या मिलने वाले ऐसे लोग हैं. तो मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन ये मालूम था कि ये काम बहुत ही अच्छा है, और ये काम हरगिज इंजीनियर बनने से या वकील बनने से या डॉक्टर बनने से कम नहीं है. तो मुझे कभी ये फर्क महसूस नहीं हुआ जो शायद आम लोगों को होता होगा कि ये फील्ड बिल्कुल फर्क है. मुझे तो लगा कि बिल्कुल एट पार ही है, इंसान डॉक्टर बन जाए या एक्टर बन जाए, इसमें क्या फर्क है. तो और फिर इस काम ये ऐसा है कि इसमें लुत्फ बहुत आता है. तो फिर यही किया काम, और फिर फॉर्मली भी यही किया, और फिर इनफॉर्मली भी यही किया. और जब पढ़ाने का जी चाहा तो यही चीज पढ़ाई, जब सीखने का जी चाहा तो फिर यही कुछ सीखा. और सच्ची बात ये है कि और कुछ आता भी नहीं है, कुछ और काम करने हम चल पड़ेंगे तो बैंकिंग तो फिर तो भूखे मर जाएंगे. तो अदील, आपने अपनी एजुकेशन में से बाहर से की, राइट? जब हम
यंग होते हैं ना और हम बाहर का सोचते हैं तो हमारा दिल होता है कि बाहर ही रहेंगे, बाहर ही कुछ ना कुछ फतह कर आएंगे। क्या बना वहां पर? क्या वापसी इसलिए हुई कि मुल्क की मोहब्बत ने बुला लिया, फैमिली प्रेशर ने बुला लिया, या वहां पे मौका नहीं मिला? क्या बना? सभी मैं आप बताऊं आपको, अगर हमारे सुनने वाले जो हैं वो बहुत सारे नौजवान हैं, और अगर वो नौजवान नहीं भी हैं, उस उम्र को आ चुके हैं कि वो नौजवान नहीं रहे और उनकी नौजवानी रुखसत हो चुकी है, तो कम से कम ज़हन नौजवान होगा उनका। अगर हमारे पीएम साहब नौजवान है तो फिर तो पूरी कौम ही नौजवान है। तो ये बिलखसूस उनके लिए ये बात है कि जरूर अगर मौका मिले, अगर मौका ना भी मिले तो मौका क्रिएट करें और बाहर जरूर पढ़ने जाएं। एक बात तो ये, क्योंकि आपको इस मुल्क की वो बातें, वो खुसूसियात समझ ही नहीं आएंगी जब तक कि आप इस मिट्टी से, यहाँ के लोगों से जुदा नहीं होंगे। तब तक आपको बात इमोशनल लेवल के ऊपर समझ में नहीं आएगी। मैं वन वे टिकट लेके कैलिफोर्निया गया था कि मैं इस छोटे से गंदे से थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे लानत भेजता हूँ। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। आई डिजर्व टू बी इन हॉलीवुड, आई वांट टू बी एन एक्टर इन हॉलीवुड, और आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर इन हॉलीवुड। And I went to the best film school, one of the best film schools, and I was topping all मेरा जो, अब ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बात, हरगिज इसमें कोई उनसर नहीं तकब्बुर का, सिर्फ इसलिए कि लोग समझें कि ये मिट्टी जो है इसकी कशिश क्या है। तो मैंने वहाँ पे, मैं 2-2.5 साल था और मैंने 2-2.5 साल अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था हर कोर्स में। तो मेरा नाम जो है वहाँ पे वो ऑनर्स लिस्ट के ऊपर है 2-2.5 साल। और हर जो मेरा टीचर था जो वहाँ प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर था, वो चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सिनेमेटोग्राफर हो, उसने मुझे ऑफर की थी कि हमारे साथ काम करवा के हो। तो एक, और मैं तो वन वे टिकट पे गया था, मुझे थोड़ा ही वापस आना था। और ये तो 2001 की बात है, तो तब तो ना कोई हमारी फिल्म्स रिवाइव हो रही थी, ना कोई मीडिया का कोई ऐसा कोई हाल था। लेकिन एक ऐसा मौका आया जब मुझे ख्याल आ गया कि नहीं, मुझे वापस ही जाना है। और वो ये बात थी, अब ये बात थोड़ी सी मज़ाक़ा खेज भी है लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है, कि मैं एक दिन शाम को वहाँ बैठा हुआ था, ठंड होती है कैलिफोर्निया में कुछ शाम को ना, तो मुझे एक मेरे पुराने दोस्त का फोन आया, पुराना मेरे बचपन का यार है। उसने मुझे पंजाबी का एक लतीफ़ा सुनाया और मैं बहुत जोर से हंसा, और फिर हमने फोन बंद कर दिया सिर्फ लतीफ़ा सुनाने के समय। और मुझे ख्याल ही आया कि मैं 1.5-2 साल से यहाँ हूँ, तो मैं तो 2 साल इस तरह खिलखिला के हंसा ही नहीं हूँ जिस तरह मैं अभी आज हंसा हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि हमारी जो सेंसिबिलिटीज होती हैं, हमारी जो चीजें रूह के साथ जुड़ी होती हैं, हमारी, चाहे वो जुबान है, चाहे मौसीकी है, चाहे लोग हैं, चाहे मिजाज है, चाहे हमारे रिवाज हैं, चाहे तहजीबें हैं, चाहे अक़दार हैं, ये जो सारा कुछ इनविजिबल है जिसको हम इतनी इज्जत नहीं देते, इसकी अहमियत बाहर जाके ही इंसान समझता है। कुछ लोग नहीं भी समझते, वो फिर वहीं के रह जाते हैं, वापस नहीं आते हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता कि जो पाकिस्तान से दूर हो और पाकिस्तान को याद ना करता हो, शायद कोई कद्दू का हो। तो मेरे लिए ये कशिश इतनी ज्यादा थी, और चूंकि मेरा जो शोबा था वो आर्ट था, तो आर्ट जो होता है, शायद बाकी शोबे भी, वो अपनी रूट से जुदा होकर प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। अगर आपकी जुबान उर्दू जुबान है तो आप जितनी मर्जी फ्रेंच या स्पेनिश सीख लें, अगर आप शायरी करेंगे या लिखेंगे या सोचेंगे तो वो अपनी उस जुबान में ही सोचे समझेंगे जो जुबान आपकी असल जुबान है। तो मुझे लगा कि मैं, आई एम एन एलियन हियर, इमोशनली आई वाज एन एलियन, एंड आई डिडंट वांट टू ग्रो अप बीइंग एन एलियन इन एन एलियन सोसाइटी। अब ठीक है, वो बड़ी अमीर सोसाइटी है और वहां बड़े ममाके हैं और बड़ी बड़ी इमारत हैं और सड़कें हैं चौड़ी चौड़ी, वो सब ठीक है, पर मुझे लगा ये सब कुछ है पर ये मेरा तो नहीं है ना। तो ठीक है, यहाँ की सड़कें थोड़ी तंग हैं, यहाँ गर्द गुबार है और बिजली भी नहीं आती और लोग भी कभी कभी नाराज होते हैं, जो कुछ भी है वो है तो मेरा ही ना। तो मेरे लिए बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन हो गई थी, लेकिन हुई 1.5 साल के बाद। तो वो जो नौजवान है जो बाहर पढ़ना चाहते हैं और बाहर फतह करना चाहते हैं, वो जरूर फतह करें, लेकिन फिर उनको पता लगा कि असल फतह जो होती है वो बाहर की नहीं होती, असल फतह तो आपके अंदर की होती है। वेरी नाइस, वेल सेड, वेल सेड। तो अदील, जब इतनी डाइवर्सिटी फैमिली में हो ना, जब इतने अच्छे मुकाम पे कोई ना कोई फैमिली मेंबर पहुंच चुका है, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग with a background and with a very big name attached to, you know, your family and your legacy, फैज अहमद फैज, आपके नाना माशाल्लाह, तो प्रेशर कभी फील हुआ, या कभी किसी ने कहा कि नहीं तुम्हें भी शायरी में या तुम्हें भी उर्दू में या अदब में इस तरह आगे पढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, कभी इस चीज की कोशिश की? नहीं, मेरे ख्याल में शायरी करने की तो कोशिश करना जो है वो ही बड़ा खतरनाक काम है। और शायरी के बारे में एक ग्रीक मिथोलॉजी ये है कि जब खुदा किसी से खुश होता है तो उसको वो 3 तोहफे अता करता है। जो तीसरा तोहफा है वो खूबसूरती का है, जो दूसरा तोहफा है वो करेज का है, वो हिम्मत का है,
और जो पहला तोहफा अता करता है वो शायरी का है। तो अगर आपको ये गिफ्ट नहीं मिला तो उसके बाद फिर आप टक्करें मारते हैं जितनी मर्जी। तो वो मुझे बहुत पहले इस बात का इल्म था कि बहुत सारे तहाइफ जहां नहीं मिले तो वहां पे ये भी नहीं मिला, तो ये काम नहीं करना चाहिए, ना मुझे आता है। लेकिन कम से कम इतना अगर कर लें कि हम कुछ उस जुबान और वो जो जुबान की वो सिन्फ है जिसको शायरी कहते हैं, अगर सिर्फ उसको खोल के देखें तो सही कम से कम कि उसके जो लेयर्स हैं उसके अंदर है क्या, और कुछ महसूस तो कर सकें। अगर इतना भी कर लें तो हम समझेंगे कि हाँ भी कुछ काम तो हुआ है। तो वो जाहिर शायरी करना तो खैर बहुत बड़ा काम है, अगर हल्का सा महसूस ही कर लें तो वो भी काफी है। तो मेरी तो ये कोशिश थी, ये मेरे ख्याल में कुछ हो ही गया, कुछ थोड़ा बहुत। तो being around, you know, itni empowered women, what is your take on feminism? Are you a feminist? Do you support feminism? यार सबसे पहले तो चूंकि इस मुल्क में बहुत ये एक रिवाज है कि कोई लफ्ज जो है उसके मानी हम बदल दें और उसकी तारीफ बदल दें, तो उसके बाद तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कद्दू पसंद है और आप किसी और चीज को कद्दू कहती हैं और मैं किसी और को, तो फिर तो हम कभी भी उस पर बहस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मुझे 2 जुमलों में डेफिनेशन बता दें फेमिनिज्म की, या मैं बता दूं आपको, तो जब हम डेफिनेशन पे एग्री कर लेंगे तो फिर देखते हैं भी हम में से कोई फेमिनिस्ट है भी कि नहीं। आप बताएं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म? अच्छा, मैं हरगिज अब आपने मेरी जो जहालत है उसका पर्दाफाश करने में पहल कर दी है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनके सामने। मेरा ख्याल ये है कि क्या खवातीन को बराबर या ज्यादा मौके मिलने चाहिए मर्दों से? बिल्कुल मिलने चाहिए। क्या खवातीन के साथ जुल्म और ज्यादती मर्दों से ज्यादा होती है? बिल्कुल होती है। क्या ये नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रैंडमली जहन में मुझे कोई 10 पेंटर्स के नाम बताएं दुनिया में, तो अगर आप मुझे बता पाएं तो मुझे अंदेशा ये है कि उसमें से शायद कोई खातून ना हो। लियोनार्डो डा विंची होगा या पिकासो होगा या फलां। तो उसकी क्या वजह है? क्या खवातीन को पेंटिंग नहीं आती? अब इस बात से कौन डिबेट कर सकता है कि खवातीन की जो सेंस होती है कलर्स की, वो मर्दों से ज्यादा रिफाइंड होती है। तो अगर उनकी रिफाइंड ज्यादा है और अगर उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, जिसका मतलब ये कि उनका आर्टिस्टिक रुझान जरा ज्यादा है, तो पेंटिंग में क्यों नहीं नाम हम सुनते? उसकी वजह ये कि गालिबन कहीं ना कहीं मर्दों ने इस्तेहसाल किया है खवातीन का। ये मैंने बहुत छोटी सी मिसाल दी। तो मेरे ख्याल में किसी बाशऊर ज़ी-शऊर आदमी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं। ये तो बहुत ही बेवकूफाना सी बात है। अब इसके आगे भी और बहसें हैं, उसको जरा सा बहस को और बड़ा करें कि क्यों हम तकसीम करें फेमिनिज्म को, ह्यूमनिज्म कर लेते हैं उसको, कि हम एक काम करते हैं कि जिन के हकूक पामाल हुए हैं, जिन के जिस सतह के ऊपर वो पामाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या खवातीन जो काम करती हैं ऑफिसेज में, उनकी तनख्वाह कम है तकरीबन उस शख्स से जो मर्द है और उसी सतह पे काम कर रहा है? गालिबन तनख्वाह कम है। क्या होनी चाहिए? हरगिज नहीं होनी चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। क्या खवातीन के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो काम भी करती है जो काम करती है, और जब घर आती है तो उनसे तवक्को ये की है कि भाई तुम घर का भी काम करो, क्योंकि घर का काम तो तुम ही करोगी ना, बच्चे पालने हैं या बावर्ची खाना है वो तुम ही करोगी, हम थोड़ी करेंगे वो। तो क्या उनसे ये तवक्को करनी चाहिए? हरगिज नहीं करनी चाहिए। और इसमें गालिबन जो मगरिब है वो हमसे काफी आगे है, बिलखुसूस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, जिनको हम वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। तो हमें बिल्कुल उनसे सीखना चाहिए। लेकिन इस माशरे में जहां पे इस कदर मुनाफकत और झूठ है, और ये बहुत सारी ऐसी बातें जो एक आई वॉश है कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो हमने जहाँ पे इंसानी हकूक के साथ ये सलूक किए, वहाँ हमने मजहब के साथ ये सलूक किए, वहाँ हमने तालीम के साथ यही सलूक किया, वहाँ हमने अपनी इक़दार के साथ यही सलूक किया, हमने खेलों के साथ ये सलूक किया, हमने एक दूसरे के साथ जो हमारे असलूब हैं उनके साथ सलूक किया, हमारे जो मिजाज है एक दूसरे से मिलने के, सड़क के ऊपर किसी से मोहब्बत से मिलने, हमने उसमें भी यही सलूक रवा रखा है। तो बात तो हम करते हैं नरमी और हसासियत और इंसानी हकूक की, लेकिन वो सिर्फ खवातीन तक तो नहीं, हमने तो छोटे बच्चों से लेके तो बुजुर्गों तक माशाल्लाह हर एक के साथ वही सलूक रवा रखा है। तो इसलिए क्या मैं फेमिनिस्ट हूँ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अदील, आपसे जब भी किसी ने पूछा ना कि आपकी कोई आखिरी मेमोरी विद फैज, आपने हमेशा ये बोला कि आप उनके साथ चेस खेलते थे, तो आपकी वो एक अच्छी मेमोरी है उनके साथ। तो एलिस के साथ आपकी कोई मेमोरी है जो आखिरी हो? सबीन, मुझे पता होता कि आप इतना मुश्किल सवाल मुझसे पूछेंगी तो मैं शायद ना ही कर देता आपको फोन के ऊपर।
बहुत देर बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो किस कदर बड़ी खातून थी, बहुत देर के बाद। क्योंकि 1916 में वो पैदा हुई और 2016 में उनकी सेंटेनियल थी, 100 साल हो गए। शी डाइड इन 2002। तो मुझे शौक हुआ कि मैं 5-6 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ एलिस फैज के ऊपर ना, क्योंकि हमने उनके लिए एक इवेंट भी किया। तो जब मैंने रिसर्च शुरू की, जैसे आपने मेरे खिलाफ रिसर्च शुरू की, तो मुझे पता लगा कि वो किसी तौर से भी इंसानी हकूक की जो जंग कह लें या तहरीक कह लें, उसमें फैज के पीछे वो नहीं थी। जब फैज साहब जेल में थे, जिला वतन थे, तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो मजदूर हों, किसान हों, रेलवे के लोग हों, खवातीन हों, जर्नलिस्ट हों, जहां भी प्रोटेस्ट होती थी हकूक के लिए, वहां पे सबसे आगे एलिस हुआ करती थी, अकेली, तन तनहा। तो आप सोचें 1950 का जमाना है, जब मीडिया भी नहीं है और तब तो कोई प्रेशर ग्रुप्स भी नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है लोगों में आपस में, तब भी एक फॉरेनर के लिए हु वाज अ ब्रिटिशर, तो ब्रिटिशर्स का तो उससे 10-12 साल पहले पूरी सल्तनत थी, तो वो तो नवाब थे। बट फॉर हर टू टेक अ स्टैंड फॉर ऑल दीज पीपल, यूनिसेफ की वो मेंबर थी, विमेंस एक्शन फोरम की वो मेंबर थी, हर जो खवातीन का उस वक्त इदारा बन रहा था जिसमें खवातीन के हकूक की बात होती थी, उसकी वो पेश मेंबर थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो फाउंडिंग मेंबर थी। तो शी वाज अ ट्रेमेंडस वुमन एंड शी वाज आल्सो वेरी हार्ड एंड अ हार्श वुमन। तो उनमें नरमी बिल्कुल नहीं थी, जो मेरी वालदा ने उनसे सीखी। अल्लाह करे कि मेरी वालदा ये सेशन ना देख रही, तो मेरी वालदा भी अपनी अम्मा की तरह बहुत सख्त मिजाज हैं। तो मेरी, जब मैं छोटा था, ज़ाहिर है 11, 12, 13 बरस का, तो वो उस वक्त तो इंसान को ये अकल होती नहीं है, मुझे तो अब भी नहीं है अकल, कि ये जो लोग हैं ये किस जमीन पे, कौन से उसूलों की जमीन पे ये खड़े हुए हैं और कितने कदावर लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं था। वो तो बहुत सालों बाद पता लगा। तो जो उनका जो मिजाज में सख्ती थी, वो मुझे उस वक्त महसूस होती थी कि भाई नानी हमसे प्यार नहीं करती। हालांकि हम ये नहीं समझते थे कि उनकी जिंदगी कितनी सख्त गुजरी एक ऐसे माशरे में जिसकी रहने वाली ही वो नहीं थी, वो तो ब्रिटिशर थी। और उस माशरे में तहरीक पैदा करना अपने अंदर और अपने साथियों के अंदर हकूक की। तो मेरा उनसे जो रिश्ता था वो काफी सख्त था। और मुझे डांटती बहुत थी वो, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, अब भी बहुत कमजोर है। एंड शी वाज शी हैड अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, कि अगर आप उनसे कुछ वो पूछें और आप कहें या श्योर, तो शी वुड से नॉट या, से यस, क्योंकि वो अंग्रेज थी। तो अंग्रेज दे आर वेरी प्रॉपर इन देयर मैनरिज्म, इन देयर टोन्स, इन देयर लैंग्वेज, इन देयर चॉइस ऑफ वर्ड, दे आर वेरी आर्टिकुलेट। तो मैं उस वक्त खलंडरा सा था, जो कि मैं अब भी हूँ। तो उनसे कोई दोस्ती हो नहीं पाई, वो तो बहुत अरसे के बाद हमें ये पता लगा कि वो शायरी भी करती थी अंग्रेजी जुबान में, वो लिखती भी थी अंग्रेजी में। फिर जब उनके खतूत पढ़े और शायरी पढ़ी और उनकी सवानी उम्री देखी, तो ख्याल आया, कह रहे यार ये तो बड़े लोग हैं। वाह वाह वाह। आई रिमेम्बर वंस यू सेड, जब उनसे पूछा गया महफिल में कि आपको फैज की शायरी समझ आती, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, तो शी सेड आई अंडरस्टैंड फैज। अमेजिंग पर्सन। जब मैं आई वाज रिसर्चिंग, तो मैं इनसे ज्यादा इंट्रीग हो रही थी कि इतनी बर्दाश्त और इतना हार्ड वर्क उस जमाने में खातून करी है, इट वाज जस्ट अपलॉडेबल। मूविंग फॉरवर्ड, अदील, ये मुझे बताएं कि जब आपने इस इंडस्ट्री में यू वांटेड टू एक्सेल, यू वांटेड टू डू समथिंग, तो ये किस तरह से शुरू किया? 3/3 कब बना? फैसल कुरैशी से कब मिले? जवाद से कब मिलेंगे? कब इकट्ठा हुआ ग्रुप और फिर एक सिटकॉम की आप लोगों ने बेसिकली वो कॉमेडी को एनहांस किया इस इंडस्ट्री में, तो ये कैसे हुआ सारा? वो हुआ ये कि मैं पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में, और ये दोस्त फैसल और जवाद पढ़ते थे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। तो आप में से जो साथी लाहौर के नहीं हैं, तो ये दोनों कॉलेजेस कोई 100 गज के फासले पे हैं। तो चूंकि नेशनल कॉलेज में लड़कियां ज्यादा और हसीन हुआ करती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ खलंडरे ओबाश नौजवान, जिसमें मैं पेश था, वो कॉलेज से या तो छुट्टी करके या कॉलेज के बाद एनसीए चले जाया करते थे अपने दोस्तों से मिलने। अच्छा, जब ये 5-7 दफा हुआ और फिर फैसल और जवाद से दोस्ती हो गई, क्योंकि ये एनसीए में थिएटर करते थे। फिर मुझे भी शौक था, तो कुछ मैंने भी लिखा, तो हमारी कॉलेज के जमाने में ही दोस्ती हो गई। फिर हमने कॉलेज में, फिर कमर्शियल लेवल के ऊपर उस जमाने में 1990s में हमने थिएटर किया काफी सारा। तो वो बहुत मकबूल हुआ नौजवानों में उस वक्त, और वो इतना मकबूल हुआ कि हमें बार बार वही कहते थे लोग कि करते जाए बार बार। तो 2-3-4 दफा जब वो कर लिया, फिर नया टेलीविजन या प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे, तो उस वक्त प्राइवेट चैनल्स ने कहा कि भी हमारे लिए आपको प्रोग्राम डिजाइन करें।
तो इसलिए 3/3 पे मैंने लिखा। तो चैनल्स ने कहा ये तो बहुत फजूल ड्रामा है, तो ये तो आप अपने पास ही रखें। तो फिर वो हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बता ही देता हूँ, जियो था वो। तो फिर हमने क्या किया, अब हमने चूंकि आपस में ड्रामा किया था, उसका भी लतीफा सुनाता हूँ आपको। तो वो हम पीटीवी पे ले गए। हमें यकीन था कि पीटीवी पे चूंकि सेंसरशिप जरा ज्यादा है, तो वहां पे 3 लड़के 3 लड़कियां, लड़के पीछे भाग रहे हैं, वो कभी अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन बहुत नंबर है पीटीवी के इस बात पे, उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है, ये चल जाएगा। तो फिर वो चल गया। और उसका लतीफा ये है कि उसमें 3 लड़की और 3 लड़कियां थी, और चूंकि हमने खुद ही प्रोड्यूस किया था, तो हम जमाने तालिब इल्मी थी, तो पैसे तो थे कोई नहीं। तो 2 लड़के तो मिल गए, एक फैसल और एक अली ताहिर, और लड़कियां भी 3 मिल गई। तो जो तीसरा किरदार था उसके लिए हमें कोई एक्टर नहीं मिल रहा था। तो जवाद बशीर ने, जो डायरेक्टर था, उसने मुझसे कहा कि यार वो हमारे पास बजट जरा कम है, तो इतने बजट में कोई एक्टर ये रोल करने को तैयार नहीं है, तो तू कर दे फिर लूसी का रोल। मैंने कहा अच्छा कितना बजट बच गया? तो उसने कहा 0। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा इतना ही है फिर। तो इसलिए फिर वो हादसाती तौर पे मुझे करना पड़ गया, क्योंकि 0 बजट के ऊपर कोई और करने को तैयार नहीं था। And then, and then it became quite popular. And, like you mentioned, it's been, I don't know, 25 years. But so I'm glad we didn't have the budget, क्योंकि फिर किसी और ने किया होता, and I would have missed out on that character. Definitely. The destiny थी कि लूसी अदील हाशमी ही होगा. Nice. तो अदील, आपको मैंने ये देखा है कि पहले एकदम से we used to see you a lot on television, right? बेशक वो TVC हो, वो कोई सिटकॉम हो, वो कुछ भी हो, वो होस्ट करना हो किसी शो को किसी भी लेवल पे, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते जरा कम हो गया, और आपका इंटरेस्ट आई थिंक टुवर्ड्स टीचिंग मैंने देखा काफी बढ़ गया, जिसमें आपने अपने स्किल सेट के ऊपर ही बच्चों को, नौजवानों को सिखाने की कोशिश भी की, सिखाया भी, और अब आपका माशाल्लाह से एक मैंने देखा कि बेटर स्पीकर प्रोग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी आपने एक लॉन्च किया। तो एक तो ये जर्नी, और दूसरा कि हाउ इज इट वर्किंग फॉर यू? सबीन, टेलीविजन से किनारा कशी की एक वजह ये थी कि वहां पर इतने अच्छे अच्छे कमेडियंस आ गए, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, आबिद शेर अली हैं, और बहुत से सियासतदान हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हैं, मुबश्शिर लुकमान हैं। अब इतने अच्छे अच्छे कमेडियंस हैं कि इंसान को पता होना चाहिए कि भाई हम इनसे कम्पीट नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि हम दस्तबरदार हो जाएं इस काम से। हर अच्छे और बुरे खिलाड़ी को रिटायर होना चाहिए कि बस यार अब औरों को मौका दें, खासतौर पर वो जो बहुत अच्छे हैं। अब मैं या फैसल डॉक्टर आमिर लियाकत से क्या कम्पीट करेंगे, या डॉक्टर शाहिद मसूद से, या और इतने सारे, एक लंबी फहरिस्त है प्रोफेशनल कमेडियंस की। तो हमने अब यही बेहतर समझा कि अब मिजाज कुछ ऐसा नहीं रहा टेलीविजन का कि हम ये काम करें, और वो जो हम काम करते थे वो जितना था बस कर लिया, अब कुछ और देखते हैं, कुछ और करना चाहिए। तो एक और फिर ज़ाहिर है टेलीविजन बट गया ना सोशल मीडिया में और ट्विटर में और इंस्टाग्राम में, तो वो पॉकेट्स में बन गया। तो वो जो चंक टेलीविजन देखता है वो हमारी कोई टारगेट ऑडियंस अब नहीं है, वो टारगेट ऑडियंस उनकी है। तो फिर पहला चीज तो ये। दूसरी, मैंने एक दफा अपने खानदान में जो मेरे ताया हैं शोएब हाशमी, उनका भी तकरीबन जो करियर पाथ था वो बिल्कुल ऐसा ही था कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप को पढ़ाने के साथ मुंसलिक रखा, लेकिन साथ साथ टेलीविजन भी किया, थिएटर भी किया, फिल्म भी की। तो मैंने उनसे एक दफा पूछा था, जब उन्होंने टेलीविजन छोड़ा था लेट 1980s में, मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली, सो देन हु आर यू? एंड ही सेड आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड आई विल ऑलवेज रिमेन एन एजुकेशनिस्ट। तो मुझे ख्याल आया कि अरे अगर आपको इतनी शोहरत मिल सकती है टेलीविजन के ऊपर, इतने पैसे मिल सकते हैं, तो कौन है जो टेलीविजन छोड़ के या मीडिया छोड़ के तो तालीम की तरफ जाएगा, जहां पे आप एक कमरे में कुछ नौजवानों से कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत साल गुजरे तो मुझे ख्याल आया कि नौजवानों से बात करना और नौजवानों से सीखना जो है वो ज्यादा खूबसूरत काम है बनिस्बत इसके कि इंसान जो है वो कोई तमाशबीनी वाला काम करे, या तो काम मानी खेज हो रहा हो तो जी भी चाहे उसका हिस्सा बनने को, या तो अशफाक साहब लिख रहे हो प्लेज, या तो बानो आप लिख रही हो प्लेज, तो फिर तो कोई लुत्फ भी है कि मौका मिले, चलो हम उसमें हिस्सा ना भी डाल सकें, उसको देख तो सकें। तो जब लिखने वाले पता नहीं कौन है और करने वाले पता नहीं कौन है और जो हो रहा है वो पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी एक कुटिया बनाते हैं, और वो गालिब का एक शेर है कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम जुबां कोई ना हो, पड़िए अगर बीमार तो कोई ना होती मारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई ना हो। तो कुछ ये सी कैफियत है, इसलिए मैंने सोचा कि अपना काम करना चाहिए, उसका बहुत लुत्फ आता है। इट इज वेरी ग्रेटिफाइंग, इट्स वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। नाइस नाइस। तो आप वो भी हैं, अब तो आप आई थिंक चेयरमैन भी हैं सेंसर बोर्ड के, राइट? मैंने जिंदगी में काफी ऐसे फैसले किए हैं कि
जब कोई पूछे तो मैं नजरें चुरा के कन्नी कतराता हूँ, जिसमें से एक फैसला ये है. लेकिन I take it with a pinch of salt. Absolutely. I've never worked with or for the government ever before, but I was asked by the Prime Minister कि अब ये लतीफ़ा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, which is कि हम चाहते हैं कि पंजाब में जो लोग हैं, ये फिल्म की बात हो रही है, जो फिल्म रिलीज होंगी, तो जो पंजाब में जो अखदार हैं और जो लोगों की जो कल्चरल वैल्यू, उसको आप बुलंद करें. तो मैंने उनसे कहा कि जो काम अल्लामा इकबाल नहीं कर सके, जो काम फैज साहब नहीं कर सकते, आप समझते कि वो काम मैं कर सकता हूँ. तो बहरहाल, I was offered, I thought about it for a couple of days and I said, okay, I think I'll see if I can contribute. उसके बाद कोविड हो गया, तो वो जो हमारे बहुत सारे प्लान्स थे फिल्म के हवाले से, वो फिलहाल तो ठप हैं, but hopefully, next year or the year after, maybe we'll be able to make some contribution towards film. Nice. तो अदील, इसमें फिर आप लोग, how do you see that this content should be shown to the audience and this content should not be shown to the audience? Because I think सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग देख लेते हैं और फिर उसमें से कुछ निकाल के हमें दिखाते हैं, तो ये कैसे डिसीजंस लेते हैं? ये बहुत लोगों के जहन में मुगालता है, जिसमें मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनको ये बहुत दुख है कि असल चीजें आप खुद देखते हैं और हमें नहीं देखने देते. तो मैं उनसे कहता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है सिनेमा में, आपके पास अथॉरिटी है कि आप उसकी सेंसर फाइल मंगा के देखें उसमें से क्या कुछ कटा है. तो अगर उसमें से कोई एक सीन भी कटा हो तो आप मुझसे कहें कि भाई दिखाओ ये क्या सीन है, तो मैं दिखा दूंगा आपको. I think 99.9% times there's nothing that gets cut in a film. The only thing that the censor board does is we have to make sure that the film doesn't incite anything which may lead to anything which is anti-state or anti any religion. Okay. Or it is too vulgar. That's all. That's our job. और आप देखिए उसका एक सबूत ये है, barring one film, और वो उसका एक और मसाइल है, barring one film, at least ever since I've taken over, 1 साल हुआ है, या उससे पहले भी आपने पिछले 2-3 साल में कम से कम कितनी शिकायतें सुनी हैं फिल्म मेकर्स की, जो ये कहें कि जी हमें अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दे रही सेंसर बोर्ड. कभी ऐसा हुआ पाकिस्तान? शायद कोई एक आध शाज़ो नादिर कभी कुछ ऐसा हो गया, अदरवाइज प्रोड्यूस करने में कमी है चीजें, मतलब देखने की. शायद कोई चीज ऐसी होगी, शायद कोई एक आध, लेकिन 20 वो तो चूंकि फिल्में ही कम बनती हैं तो हम क्या करें, लेकिन 20 ऐसी चीजें हैं जो कुछ कभी मसला हुआ ही नहीं, और मेरी कोशिश है कि आइंदा भी ना हो मसला. अब आखिरी मेरी दुखती रंग वो ये है कि जब फिल्म मेकर्स के पास मौज़ूआत ही नहीं है बात करने की, जब फिल्म मेकर्स को बात ही नहीं कहनी आती, जब हमारे पास फिल्म ही नहीं है, या तो फिल्म तो बने 200-300-400 और उसमें से 20-30 बैन हो तो एक वावेला मचे तो चलो हम भी देखें क्या हुआ. जब फिल्म्स ही नहीं बनती, अरे यार फिल्म्स तो बनाओ. तो जब हिंदुस्तान की फिल्म बैन नहीं होती या सेंसर नहीं होती, हॉलीवुड की नहीं होती, तो पाकिस्तान की क्यों बैन होगी या क्या सेंसर होगा उसमें? लेकिन कम से कम गिव अस समथिंग टू वर्क विद, गिव द ऑडियंस समथिंग. At least make 100 films a year so people can go see films. I think that's where the filmmakers of this country have failed in the last 10 years at least, where they haven't delivered. They haven't risen to the occasion where there are cinemas now. कम से कम बड़े शहरों में तो अच्छे cinemas हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तो they are very good cinemas, comparable to any cinema in the world. The audience wants to see, Mahira Khan and Fawad Khan and Humayun Saeed and all. They want to see these people. But filmmakers have let us down. That's my opinion off the record. तो अदील, कंटेंट जितना भी फिल्म्स अभी बनी, जितनी भी हैं, बेशक थोड़ी हैं, तो कंटेंट के ऊपर क्या कमेंट करोगे आप? कंटेंट अच्छा है, कंटेंट सही है? मैंने टोपी कौन सी पहनी हुई है, चेयरमैन की या एक आम शहरी की? पहले मुझे ये बताएं. दोनों की, switch your hats between the two. Okay. As a member of the censor board, as a chairman, we don't comment on the content. That's not our job. Our job is to see if there's anything that needs to be cut out that is not fit for public viewing. That's our job. Okay, जो मैंने बताया आपको 3 मोटी चीजें हैं, एंटी स्टेट ना हो, एंटी रिलीजन ना हो उसमें, और वल्गैरिटी ना हो. That's it. Of course, vulgarity जरा वेग चीज है, ग्रे एरिया, but at least we should know कि भाई ये भी एक एलिमेंट है. So ये खत्म हो गया. अब मैंने टोपी उतार ली है, क्योंकि ये ना हो कि मुझे इस्लामाबाद से फोन आ जाए इस इंटरव्यू के बाद. दूसरी ये, now I'm commenting on your second part of the question as a person who spends some money, takes out time and goes to the cinema to watch a movie, a Pakistani movie. They're very bad. They're very bad films. Very bad films. कोई नहीं, I think
उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, राइट? दूसरी ऑप्शन क्या है? ना रखें उम्मीद। अगर ये दो ऑप्शन है तो फिर तो रख लें उम्मीद। फिर उम्मीद के कौन सा कोई बिल आ रहा है हमें, मुफ्ती आ रही उम्मीद भी, तो रख लें। 71-72 साल हो गया, तो साल भी गिनना मैंने छोड़ दिया, कितने हो गए, 73 साल हो गए उम्मीद के लिए, तो 73 साल और कर लें। हम तो चले जाएंगे, जो अगली जनरेशन है जो यहाँ गालिबन सुन रही है बैठ के, ये करेंगी अपनी फील्ड में, या शायद इनमें से कोई फिल्म मेकर बन जाए, या आर्टिस्ट बन जाए, या जो भी बन जाए, या सॉफ्टवेयर बन जाए, क्या पता मैं ही बन जाऊँ वो। सही। तो अदील, इतनी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद, मतलब कि हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई रिग्रेट होता है, कोई रिग्रेट है वैसे क्या कि ये शायद ना करता, या एटलीस्ट इसको मॉडिफाई कर सकता? सबीन, मैं हरगिज वो शेर नहीं पढ़ूंगा गालिब वाला, हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाला, हरगिज वो शेर नहीं पढ़ूंगा। शायद ही कोई फैसला ऐसा किया हो जिस पे रिग्रेट ना हो, शायद ही कोई, हाँ, शायद ही कोई ख्वाहिश ऐसी हो जो पूरी हुई हो। अच्छा। और मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा आपसे? हाँ, ये जरूर है कि the universe has been very, very kind. This country has been exceptionally kind. People have been exceptionally kind. Of course, absolutely. I'm not taking away. Of course, gratitude is a great thing, and there's nothing. And मैं बिल्कुल इंतसारी से आपसे कहता हूँ कि वो जो 2-4 चीजें मेरे पास हैं, तो फैज साहब का एक मिसरा है कि जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो जो कुछ भी सामने है वो हरगिज मैं उसका मुस्तहिक नहीं हूं, ये बिल्कुल मुझे इस बात का 100% पता है। लेकिन क्या ऐसी कोई ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हुई? बेशुमार। क्या ऐसी कोई फैसले हैं कि जिनको मैं देखता हूं और कहता हूं और अपना सर जो है वो दीवार से मारता हूं? लातादाद ऐसे फैसले, लातादाद, बड़े भी और छोटे भी, बेशुमार ऐसे फैसले। Thank you for being honest, Adil, because I think people do not accept it, I think. Thank you for being honest. So, Adil, इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में वैसे तो आई बिलीव कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिलता है आपको, फैन से मिलता है, कभी आपको आपकी ही फील्ड से काफी बड़े लोगों से मिल रहा होता है। तो जब क्रिटिसिज्म मिलता है और काफी बुरे कमेंट सुनने को मिलते हैं, तो फिर हाउ डू यू डील विद इट? उससे तो बंदा टूट जाता है। सबीन, मुझे सुनने को मिलते नहीं है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं, और मैं किसी से अपने काम के बारे में राय लेता नहीं हूं, तो इसलिए मुझे कुछ सुनने को मिलता नहीं है। अब एक चीज तो ये, अच्छा, दूसरी चीज ये है, एक जरा सी आगे पीछे करते हैं कि क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिक। क्रिटिसिज्म बाय डेफिनेशन कैन बी नेगेटिव, कैन बी हर्टफुल, उसमें एक काट होती है, जैसे कोई चाकू जो है वो काट रहा है। क्रिटिक बिल्कुल फर्क चीज है। क्रिटिक का मतलब है कि हम दोनों, यानी मैंने क्रिटिक की है आपके काम पर या आपके किसी एक्शन पे, और हम मिलकर इस काम को देखते हैं और इसके ऊपर कुछ एक्सचेंज करते हैं आइडियाज। दैट इज क्रिटिक। जैसे मैंने टोपी क्रिटिक की उतारी और मैंने टोपी पहन ली क्रिटिसिज्म की, अब मेरे पास चाकू है और आपका कलेजा मेरे हाथ में है, तो अब मैं अगर आपको हल्का सा छूऊंगा भी तो कलेजे को लगेगा आपको। तो मैं तो बिल्कुल हक में ही नहीं हूं क्रिटिसिज्म के, बिल्कुल हक में नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे कोई एक आध ऐसा बंदा होता है आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि जिससे आप शेयर कर लें जो भी आपने काम किया, जो भी झक मारी आपने, जो भी झक मारी है। एक आध बंदा ऐसा हो कि जिससे आपकी इतनी दोस्ती, याराना या अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी उम्र जो भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, साथ हो, जो भी हो, कि हम मिलकर जो मैंने काम किया इसके ऊपर तबादला ख्याल कर सकें। तो वो तो जिसने सियासतदान बनना है उसको वोट चाहिए, आर्टिस्ट को या इंजीनियर को या डॉक्टर को या वकील को वोट थोड़े चाहिए लोगों के। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है, और आजकल तो खैर सोशल मीडिया का बहुत से फवायद में एक नुकसान ये भी है कि चूंकि दीवारें गिर चुकी हैं, तो हर शख्स के बारे में कुछ भी कह सकता है। आप कोई भी हो और दूसरा कोई भी हो, आप उसके बारे में कुछ भी मुगल्लज़ात कह सकते हैं। आप कोई भी नहीं है, वो नोबेल प्राइज विनर है, तो आपने उसके बारे में जो भी एक कैंपेन चला दी, अरे आप हैं कौन और वो कौन है? तो सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि भाई अब अगर हम ये सुनना शुरू कर दें कि भाई कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल पागलपन की निशानी है। तो बिल्कुल अपने आप को इससे बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए। और मेरे ख्याल में इंसान बहुत बड़ा क्रिटिक होता है अपने काम का, वो तो होता ही है, लेकिन एक आध जाविया किसी और से मिल जाता है उसको जो खुद शायद वो नहीं देख पाता। लेकिन वो ऐसा शख्स हो कि जिससे बहुत दोस्ती हो और बगैर कड़वाहट के, बगैर उस छुरी के, वो दोनों मिल के उस काम को देख सकें। अच्छा भी इसको देखते हैं कि क्या बन रहा है, बजाय इसके कि आप 100 लोगों से पूछते फिरें कि आप बताएं। तो मैं तो किसी से नहीं पूछता कुछ भी।
बिल्कुल सही। तो अदील, एज एन एक्टर बात की, फैमिली मेंबर पे बात की, तो मुझे बताएं कि एज अ पेरेंट, पेरेंटहुड के बड़े स्ट्रगल्स होते हैं, बीइंग एन एक्टर, बीइंग इन द एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड बीइंग अ पेरेंट, और अब ये न्यू नॉर्मल में भी, व्हाट आर योर स्ट्रगल्स, या किस तरह से इसको कोप अप करते हो? आर यू लाइक, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर किड्स, या उनकी ग्रूमिंग या उनकी लर्निंग पे हाउ डू यू वर्क? I don't. I'm a really bad parent. I'm a very bad parent. I am a textbook parent where people can say, ऐसा parent है जो नहीं बनना होता. That's me. I'm the worst parent. I don't spend time with kids. I don't guide them. I'm not too friendly with them. I haven't taught them anything. So that's one regret. एक लंबी फहरिस्त है regrets की. एक regret ये है कि अरे यार, कल को मैंने हाथ मारे होते तो मैं इधर भी वो स्ट्रगल्स करता जो मैंने और बहुत जगहों पर की, तो यहाँ भी करता. One thing that I missed out on was being a good parent, or even a half decent parent. I'm a terrible father. Even nowadays, but since you have realized it, right? You know this thing. So have you worked on it? या कभी सोचा कि यार आजकल तो हम घर पे ही होते हैं, बच्चे भी घर पे ही, तो चलो, maybe something. हाँ सबीन, सोचना और बात है और अमल पैरा होना बिल्कुल फर्क बात है. तो मुझे कई मौकों पे लगता है कि बेटी तो खैर अब 16 साल की होगी, तो वो उसका तो वक्त गुजर गया बहुत सारा, वो अपनी एक दुनिया में होती है. बेटा जरा से मेरे काबू में है, वो 11 साल का है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी है, वो जरा सा काबू में, पर लेकिन जरा सही है. लेकिन दोनों को मिला के जो मैंने टाइम स्पेंड किया है वो तो एक फ्रैक्शन भी नहीं है उसका जो मुझे करना चाहिए था. सो अ ग्रेट रिग्रेट. अदील, लास्ट टाइम कब रोए थे आप, याद है? मेरे ख्याल में परसों तरसों की बात होगी. है? अच्छा. हाँ. क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का भी है ना, मर्द रोता नहीं है. रोना नहीं चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करना तो खैर बहुत ही दूर की बात होती है. तो किस चीज, जहाँ पे बेवकूफियों का मंबा है ये सोसाइटी, तालीम का निज़ाम बेवकूफ़ाना निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम ट्रैजिक निज़ाम है, ट्रैफिक देख लें इस मुल्क की, बहुत सारा कुछ, जुबान का जो हमने हाल किया है वो देख लें, मिजाज का जो हाल किया है वो देख लें, तो बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं हमने बतौर समाज, बतौर सोसाइटी, एंड वी फेल्ड एट सो मेनी थिंग्स. जिसमें ये भी है कि रोना जो है वो बड़ी बुरी बात है, या वो कमजोरी की निशानी है, या कम से कम मर्द के लिए ऐसा है कि अरे मर्द थोड़ी कोई रोता है, तुम बच्चे हो. तो मुझे इस किस्म की कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो लाहक नहीं है. मैं रोता अकेले ही हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोता, लेकिन अक्सर really courageous वैसे, I must say. अच्छा अदील, अगर मैं कहूँ कि इन आज जो आप हैं today, you got a chance to meet फैज साहब, कोई इनसे बात पूछना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ है या ऐसा which you want to say or talk about to me? मैं बस पास जाके बिल्कुल खामोशी से बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा. अच्छा, बैठ जाऊंगा पास जाके. लेकिन क्यों? और ये अंदेशा जरूर है कि मैं पास जाके बैठ जाऊंगा खामोशी से और फिर रोना शुरू कर दूंगा. बल्कि शायद मैं अभी भी रो सकता हूँ आपके सवाल के ऊपर भी, लेकिन पूछूंगा कुछ नहीं. आई डोंट थिंक आई हैव द कैलिबर टू इवन अटर आउट अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. वो फैज साहब जेल में थे एक दफा, बल्कि काफी साल जेल में थे, तो उनके जो साथी थे जेल में 5, 10, 12 लोग, ज़ाहिर 4 साल जेल काटी है तो उसमें इतना उतार चढ़ाव आया होगा. तो एक दिन जो साथी थे 10-12, वो जेल के ये कोने में बहुत होल गपाड़ा कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे. तो फैज साहब खामोशी से उधर बैठ के कुछ लिख रहे थे और सिगरेट पीते थे बहुत ज्यादा. तो एक दोस्त ने देखा भी वो फैज साहब कोने में बैठ के कुछ लिख रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, खामोश है बहुत देर से. तो वो एक दोस्त उनके पास आया, कहने लगा फैज साहब आप भी आके, तो हम जो शोर वोर मचा रहे हैं तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं. तो फैज साहब ने बड़ी मतानत से देखा और कहा कि इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट अनलेस यू कैन इम्प्रूव अपॉन द साउंड ऑफ साइलेंस. तो अगर आपके पास साइलेंस से बेहतर कुछ कहने को नहीं है तो साउंड ऑफ साइलेंस अच्छी जुबान है, उसको चलने दें. माशाल्लाह. If I ask you, how do you want to be remembered? What would you say, Adil? किस तरह? आपको मेरी आवाज में दयानतदारी महसूस हो जाएगी जब मैं आपसे ये कहूंगा, I don't want to be remembered.
कोई तो लेगेसी बंदा किसी तरीके से, कभी मेरा कोई जिक्र हो, कोई बात हो, तो मैं किस तरह से लोगों के जहन में होना चाहिए, मुझे मेरा जब जिक्र हो रहा हो, कुछ तो बंदे की ख्वाहिश होती है शायद। एक तो मैं मौजूद ही नहीं होऊंगा जब जिक्र हो रहा होगा, तो कोई कैसे भी जिक्र करे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक और रिग्रेट ये कि बहुत सारे ऐसे यार दोस्त छूट गए मेरी बेवकूफ़ी या मेरी तुर्श मिजाजी से, जो नहीं छूटने चाहिए थे। तो अगर मैं दोबारा पीछे जा सकूं तो मैं शायद अपनी तबीयत में नरमी, जो अब शायद जरा ज्यादा है, तब और ज्यादा ले आता। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने कि किसी चीज़ के ऊपर रद्द-ए-अमल दिखा दिया, बहुत छोटी सी चीज़ के ऊपर, और कोई दोस्त चला गया रूठ के। How do I want to be remembered? I don't want to be remembered. Maybe at some point somebody would look up something that I've done and somebody would say, यार ये अच्छा काम था, ये अच्छा लफ्ज़ था, यार अच्छी बात की फलां बंदे ने. I think that's good enough. That's good enough. But I don't lose my sleep over the fact how will I be remembered. Interesting, nice, सही. अच्छा अदील, अब मूविंग फॉरवर्ड एक इसको हम बेसिकली ना ट्रूथ या ट्रूथ कहते हैं सेगमेंट को। मतलब आपके पास सच ही आपने बोलना और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो मुझे तो नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि आप कितना सच बोलते हैं। ठीक है, सो ओके, हैव यू एवर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ थिंग व्हिच यू सेड कि यार मैंने कहाँ पैसा साड़ दिया अपना, ये तो काम ही नहीं करना चाहिए था पहले मुझे? Yes. बता दूं वो क्या? मैंने बहुत महंगी एक स्टेक खाई थी लंदन में एक दफा। मैं पैसे बताता हूँ आपको उसके, वो 25,000 रुपए की थी, और मुझे ख्याल है कि यार लाहौर शहर का आम बर्गर 500-700 रुपए का होता है और इससे बहुत बेहतर होता है वो। तो मुझे वो 25,000 रुपए जो है ना, वो ताहयात याद रहेंगे कि यार ये बहुत पैसे मैंने ज़ाया किए, कमबख्त, ये बहुत। So I remember that. Other than that, I don't remember wasting any money on something. I wasted money, but I haven't thought, oh, yaar ye na karta. That I haven't done. But this I remember. If I could go back, I would save that money. Okay. कभी किसी पे कोई क्रश रहा हो? ओए होए, एक लंबी फहरिस्त है। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी, सबीन फहरिस्त खत्म नहीं होगी। एक भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लंबी फहरिस्त है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो जो फहरिस्त है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये मत समझें कि वो प्रोसेस रुक चुका है, हो रहा है। ठीक है, सही। Any fictional character you would want to, be? I think it'll be interesting to be James Bond for a day and wear those suits, perfectly cut suits, and have that perfect hair. It'll be interesting to be Indiana Jones for a day, to be scruffy and not shave and have a hat and have a whip. So एक दिन के लिए तो ये बना जा सकता है, but I don't wish to be any superhuman fictional character like Batman, Superman. No, that well actually Superman would be fun. उड़ने का भी मजा आता होगा वैसे, so that'll be fun, sure. If I could have one magic ability, if I could be invisible for a day, that would be like the tops. I would love to be invisible for a day. लेकिन क्यों? यही मैं सबसे पूछती हूँ कि इनविजिबिलिटी क्यों? ये पावर क्यों चाहिए? यार मजा आता है। क्यों, क्या मतलब मजा आता है? लोग क्यों पीते हैं सिगरेट जानते हुए कि कमबख्त मर जाएंगे पी के? मजा आता है। ते बंदा इनविजिबल होवे तो मजा आवे, मजा आएगा, बस जिंदगी में मजा आना चाहिए कभी कभी। लेकिन अगर मैं इनविजिबल हूँ और मैं आई कांट वॉक थ्रू द सीलिंग, तो मैं कभी एंटर हो रही हूँ तो अगला बंदा तो डर ही जाएगा ना कि कोई भूत आ गया, क्योंकि मैं तो इनविजिबल हूँ। दरवाजा मुझे पता है वो घर से कब बाहर निकलती, तो मैं उससे 10 मिनट पहले खड़ा हो जाऊंगा दरवाजे के बाहर कि जब वो दरवाजा खुलेगा, सुबह उसके अब्बा की वॉक का टाइम है तो आप अंदर चले जा सकते हैं। रास्ते निकल आते हैं यार, where there's a will there's a way, रास्ते निकल आते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू। naughtiest thing you did in college? जोर जो है ना मेरा नॉटी पे वैसे। यार हमने तो जो भी नॉटीपन किए वो स्क्रीन पे ही किया है, उससे ज्यादा नॉटीपन कोई क्या करेगा अपनी जिंदगी में स्क्रीन से पीछे। There's nothing that we've felt and wanted to do and didn't do on screen. We've done so much on screen. So I think all the funny stuff that we've ever wanted to do, run after the girls or jump from the cars or say stupid stuff, we've said it all on screen for all to see. So उसके अलावा कुछ मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है कि जो मैंने छुप के किया और बड़ा नॉटी हो। नॉटीपन तो सामने होना चाहिए। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं, तो जो कुछ है वो सामने होना चाहिए, छुपाना थोड़ी उसको। So, कोई ऐसी किताब जो पढ़ी हो और दिल किया हो कि यार इसको एक और दफा पढ़ूंगा, कभी 2 दफा या 3 दफा, या पढ़ी है या पढ़ना चाहूंगा, कोई ऐसी किताब है? 20 किताबें हैं जो 20 दफा पढ़ी हैं। फैज साहब का दीवान नुस्खा वफा 20 दफा पढ़ा है,
एक बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए, उसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, और वो 14 और 15 अगस्त के बीच में जो थी, जब इंडिपेंडेंस के बारे में वो है। फैंटास्टिक बुक अबाउट द इंडिपेंडेंस, रिटन बाय टू, एक फ्रेंच राइटर है और एक अमेरिकन राइटर है। फैंटास्टिक बुक, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो वो प्री पार्टीशन जो कुछ हुआ उसके बारे में वो है, बहुत ही अच्छी किताब, मैंने 20 दफा वो पढ़ी है। एक और राइटर है अमेरिकन, मैल्कम ग्लैडवेल, उसकी बहुत अच्छी किताब है ब्लिंक, एक किताब है, मैंने कई दफा पढ़ी। टिपिंग पॉइंट कई दफा पढ़ी। शफीकुर रहमान साहब की जो किताबें हैं, हिमाकतें और मद्दो जज़र और किरणें, हजारों दफा पढ़ी मैंने, हजारों दफा। सो 20 किताबें ऐसी हैं जो बार बार पढ़ने को जी चाहता है, और फिर मैंने पढ़ी। नाइस नाइस। मोहब्बत क्या है? अदील हाशमी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? मोहब्बत क्या है? ये तो देखिए शेर व शायरी में भी बड़ी डिफरेंट तरीके की मोहब्बतों के जिक्र तो होते हैं, तो आपकी दी मोहब्बत क्या है? What is love for you? मैं शुरू से करता हूं कि मोहब्बत क्या नहीं है। ओके, अब मुझे अंग्रेजी का भी तड़का लगाने की आप देंगे इसमें इजाजत? लव, व्हाट इज, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो पहले तो ये तय करें कि ये कोई कारोबारी, ये कोई तजारत नहीं है, पहले तो ये तय कर लें। दूसरी ये, इसकी मंजिल भी कोई नहीं है कि मैं जब वहां पहुंच जाऊंगा तो ये काम खत्म हो जाएगा। ये कोई FA BMA की डिग्री नहीं है कि 2 साल की डिग्री है, उसको इम्तिहान देंगे, इम्तिहान पास करेंगे, फिर घर आ जाएंगे। सो एक तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ जर्नी। और जितनी ये बाहर दिखती है कमबख्श है किसी शख्स के लिए या किसी मकसद के लिए या किसी जगह के लिए, उतनी ही कमबख्त इसका सफर अंदर भी होता है इंसान के। और ज़ाहिर साइंस ही कहती है कि वी आर एडिक्टेड टू लव, वी हैव एन एडिक्शन फॉर फॉलिंग इन लव। One more time, not only with people, of course with people too, but also with ideas, also with ideals, also with a place, also with a mission, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खूबसूरत शायद कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा खूबसूरत एडिक्शन तो कुछ है ही नहीं। मैंने तो जो कुछ भी सीखा जिंदगी में जो वैल्यूएबल है मेरे लिए, उसमें से वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, वो तो उस आग में से जल के, जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो वो डूब के जब जाते हैं उस कमबख्त आग के दरिया में से, तो जब वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि हाथ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हासिल सब कुछ हो गया। अब ये क्या अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हाथ में तो कुछ भी नहीं, तो फिर हासिल क्या हुआ? हाँ, कुछ हासिल तो कुछ हुआ। तो वो जो एक चुभन है वो भी कमाल है, वो जो एक नीम सी एक खलिश रहती है दिल में, वो भी एक कमाल है, जो रातों को नींदें उड़ती हैं वो भी कमाल है, जो दिल धड़कता है बहुत जोर जोर से वो भी कमाल है, जो दुख होता है वो भी कमाल है, जो उसमें खुशी हासिल होती है जो कम होती है आमतौर से, और दुख ज्यादा होता है, वो खुशी भी कमाल है। तो मुझसे कोई कहे कि आपकी हर चीज हमने ले लेनी है, तो मैं कहूंगा अच्छा भी सब कुछ ले लो, जो कुछ उम्र से भर पाया ले जाओ, लेकिन जो मोहब्बत का एक्सपीरियंस है मेरा, जिससे मोहब्बत की वो नहीं, जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मैं आपको दे सकता। वो ऐसी चीज है कि वो बहुत कीमती और बहुत नादिर है। तो मोहब्बत तो करनी चाहिए और जलना चाहिए उसके अंदर। और जैसे मैंने कहा वो एक लंबा सफर है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो वो आमतौर से नौजवान जो हैं वो फौरन मोहब्बत और शादी को जोड़ देते हैं आपस में, क्योंकि जाहिर है वो किसी मिशन से मोहब्बत नहीं करते, और तो उनके लिए तो जरूरी ये है कि वो फौरन शादी कर लें ताकि उनके मसाइल हल हो जाए, क्योंकि उसके बाद उनको पता लगे कि अरे मसले तो इसके बाद शुरू होने थे, ये तो पहला कदम था, इसके बाद तो मसले ही मसले। इसीलिए हिंदुस्तान की हर जो लव स्टोरी है वो मोहब्बत पे, शादी पे खत्म हो जाती है, और पूरी फिल्म उससे पहले होती है। अरे भाई शादी के बाद की भी तो फिल्म दिखाओ ना, उसके बाद क्या हुआ। ये भी एक सोसाइटी की एक ट्रेजेडी है हमारे मुल्क में कि आप किसी से मोहब्बत करें, अगर शख्स से मोहब्बत करें तो सिर्फ ये है कि इससे शादी हो पाए। मुझे याद है हमारे एक दोस्त हैं, वो नौजवान थे एक जमाने में, अब नौजवान नहीं है। उन्होंने फैज साहब से कहा बड़ा डरते हुए कि मुझे फलां खातून से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो चूंकि मुझसे उम्र बड़ी हैं और शादीशुदा हैं तो इसलिए मैं उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो फैज साहब ने कहा अरे भाई मोहब्बत तो अपनी जगह है ना, मोहब्बत में ये शर्त थोड़ी है कि आपने वहां तक पहुंचना है, मोहब्बत तो आपके लिए, वो तो आपके लिए। तो मेरे ख्याल में ये एक कमाल, एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, और जितना इसको हम मुजस्सम करने की या क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि शादी हो जाए या दोस्ती हो जाए या मिशन पूरा हो जाए, उतना ही उसका रोमांस खत्म होता जाता है। तो उसका रोमांस है ही ऐसा कि वो फ्लूइड रहे। आई थिंक दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग टू एक्सपीरियंस। और कम उम्री में
जब हार्मोन्स बहुत होते हैं बॉडी में तो तब ये बात नहीं आती समझ में। मेरी उम्र में आके जब आपने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड, उससे मुझे ख्याल आया कि आई एम नियरिंग माय एंड बिकॉज़ पीपल आर आस्किंग मी हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड। तो अगर दो नहीं तो कम से कम एक टांग जरूर कब्र में है। But then at my age, at least, it's a feeling that you want to continue, not towards a purpose only, not because you want something, but because the feeling in itself is very, very beautiful, and it's very bittersweet. It's bittersweet. Interesting. Wow. मतलब किसी और ही वो जो कैफियत को आपने बयान किया ना, वो कहीं और ही चला जाता है बंदा। Nice, अदील। अच्छा अदील, अब ये एक आखिरी चीज़ है जिसमें ना कुछ ऑडियंस के सवाल हैं, ठीक है? कुछ हम सवालों को पकड़ते हैं और फिर उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल ये है कि What's your next goal of life after so much success in life? पहली बात तो ये कि जो भी मेरे दोस्त या मेरी दोस्ती हैं जिन्होंने सवाल पूछे उनको ये बता दें, हरगिज आई डोंट हैव सो मच सक्सेस इन लाइफ। एक तो ये, दूसरा ये नेक्स्ट गोल क्या है? I think to keep doing what I'm doing. I think पहला गोल तो ये है कि I have to look after my health. पिछले कुछ महीनों में मेरी हेल्थ जरा गड़बड़ रही थोड़ी सी, so I just want to make sure कि हेल्थ जरा मेरी ठीक रहे. So that's one, which includes mental health. And those of you who are listening, not only be watchful of your physical health, but be watchful of your mental health. And if you have anxiety or depression or sadness or anything, it's go to a specialist, go to a psychiatrist, go to a psychotherapist. I go to both. I have a therapist and I have a psychiatrist. I go to both. Okay. My brother is a psychiatrist. I still have a psychiatrist and a psychotherapist. Because in this day and age, it is very normal to lose your mental health and not realize. Physical में तो दर्द हो रही है, हड्डी टूट गई है तो आपको पता है, mental में पता नहीं है, just रात को नींद नहीं आ रही है और घबराहट और anxiety. We just don't treat this as ailment. So go to a therapist. So my goal would be, future goal would be to look after my mental and physical health. And I've slowed down in many ways and I would like to keep doing what I'm doing. And at my age, maybe there's nothing that I want. There's nothing there that I want to achieve. That's my driving force. My driving force now is to keep, जैसे होता है ना जहाज अब आ गया एक altitude के ऊपर, अभी cruise control पे आ गया. So I feel I'm there in life where I don't rush to things. There's nothing I want to achieve anymore. There's nothing I want to prove. जब इतने साल ही कम वक्त achieve कुछ नहीं हुआ और prove नहीं हुआ तो हुड़की हो जाना है, दफा कर दो. So I think the peace that I have and the contentment that I have now, I would like to do that. I would like to read lots of books that I've collected over the years. मेरी पूरी bookshelf भरी हुई किताबों से जो मुझे पढ़नी है. That is definitely my goal. Wow, nice. How are you coping up with no social meetups or zero social life? I love zero social life. This COVID lockdown was a blessing in disguise. Those of you who have followed me, I'm not on Twitter, I'm not on Instagram, I'm not on LinkedIn. My team handles LinkedIn. I disconnect with people. मेरे को 2-3-4 अच्छे दोस्त हैं. इस उम्र में आके 2-3-4 अच्छे दोस्त हो तो काफी है. ये काफी दोस्त हैं. और किससे मिलना है? जब कोई, अब ये मैं बिल्कुल मजाक में कह रहा हूँ, उसको दिल पे ना खुले, जब कोई इस काबिल होगा कि उससे मिला जाए तो हम उससे मिल लेंगे. तो but I love being antisocial. I'm very antisocial. How difficult it is to constantly engage with your audience while performing? यार मेरी एक दोस्त है, वो मुझे कहती है, do you know, मैंने उससे पूछा, when do you see me not acting? So she says, you're always acting, always. So I think when you engage with an audience, चाहे वो 2 लोग हों, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आप में से जिनके भी बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हैं, या मंगेतर हैं, या कजन्स हैं, खालाजाद भाई बहन हैं, जब आप उनसे भी मिलते हैं, so in a strange way you're still acting. So you have to love acting. I love acting, and that's why I love engaging with audience. चाहे वो कोई session है या कोई talk है, I love doing that. I feel I'm more myself when I'm in front of people than I am when I'm with my family or when I'm alone. So I love doing this. I don't feel any pressure. I don't feel any stress. I love this. I can go on forever. मोहम्मद उमर पूछते हैं क्या is there anything like 3/3 in this age of drama?
मोहम्मद उमर मेरे भाई, लगता है आपकी उम्र जो है वो भी मेरे बराबर ही है। यार उमर, those were innocent times. The media was different. We all were different. The society was different. Our problems were different. It's all changed. So I don't see anything like that now. जैसे पुरानी चीजें होती हैं, विंटेज कहते हैं जिनको, तो विंटेज चीजें खूबसूरत होती हैं, उनका अपना एक कैरेक्टर होता है, लेकिन वो आज के दौर के लिए बस विंटेज सजा कर रख दें उनको, तो मेरे ख्याल में आज के दौर के लिए तो शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो नेटफ्लिक्स आ गया और इतना मॉडर्न हो गया सारा कुछ, और इतनी नई टेक्निक्स आ गई चीजों की। सो आई थिंक नथिंग लाइक दैट that I can think of can be made today, but then you never know, maybe some young people could pull off something like that. Muhammad Ali पूछते हैं, what do you think would be the response from people if we create, I think we से उनका मुराद पाकिस्तानी सिनेमा या वो है इंडस्ट्री है, if we create horror, comics, sci-fi content on TV? यार ट्रेजेडी ये है अली कि अगर हमने हॉरर क्रिएट किया तो लोग उसे कॉमेडी समझेंगे। जैसे बहुत सी कॉमेडी जो हम क्रिएट करते हैं वो देख के आई एम हॉरिफाइड, सो आई फाइंड दैट अ हॉरर शो। सो हम क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, वी जस्ट फेल एट सो मेनी थिंग्स। मुझे आप माफ कर देंगे, लेकिन मैं अपनी फ्रेटर्निटी ही की बात कर रहा हूं, बट वन शुड बी ऑनेस्ट। आवर ह्यूमर बाय एंड लार्ज इज टेरिबल। It's terrible what it was 40 years ago. Today it's okay, let me use the word comedy. Okay, so there's a difference between comedy and wit. So 40 years ago we were witty. Wit comes from wisdom, but comedy comes from something which is slapstick and shallow, which is fine, except that it's slapstick and shallow. But wit is deep rooted. विट जो है वो जो पुराने जमाने के लतीफे होते हैं, उसमें एक बात होती है, क्लास होती है उसके साथ साथ। अब तो वो खत्म हो गई। तो हम जब कॉमेडी ही हमने, जो इस खित्ते की एक बड़ी जबरदस्त खूबी है, तो हम ह्यूमर क्या करेंगे या साईफाई क्या करेंगे? साईफाई तो खैर बिल्कुल ही शायद क्या करेंगे। हॉरर में फिर भी शायद कोई जिन चिमड़ गया है किसी को तो वो कुछ कर लेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। साईफाई में हम क्या करेंगे यार? मतलब हमारे तो जहाज गिर रहे हैं, अभी तो हम स्पेस तक ही नहीं पहुंच पाए यार। हिंदुस्तान की तो सैटेलाइट चलेगी, हम तो स्पेस में पहुंच ही नहीं पाए, तो हम क्या साईफाई करेंगे? साईफाई की शूटिंग के दौरान बत्ती चली जाएगी स्टूडियो में, या बारिश हो जाएगी तो सैलाब आ जाएगा शूटिंग के दौरान, तो हम क्या साईफाई करेंगे यार? साईफाई इज और एनी जॉनरा फॉर दैट मैटर इज वेरी हार्ड टू डू, सो आई डोंट नो, मे बी दे कैन, मे बी यंग पीपल कैन, बट आई जस्ट एम नॉट श्योर। फातिमा पूछती हैं, कैन यू टीच us this beautiful Urdu that you speak? उर्दू लैंग्वेज की वो बात कर रही हूँ कि उसको। फातिमा, आप सिर्फ ये शेर याद कर लें, सब लोग समझेंगे कि आप बहुत बड़ी उर्दू दान हैं। और वो शेर है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आप सिर्फ ये शेर याद कर लें, आपको बाकी उर्दू खुद ब खुद आ जाएगी। एक और सवाल है, क्या didn't girls fall for you and come running after you during your TV and film career? आपके मुंह में घी शक्कर, आप जो भी हैं और जहां भी हैं, आपके लिए बहुत सी दुआएं, और खुदा करे आपकी ये जो ख्वाहिश है ये उस वक्त तो पूरी नहीं हुई, ये कम से कम आप पूरी हो जाए। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हुआ। एक आध दफा शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो परसेप्शन होती है बाहर से लोगों की, हरगिज ऐसा नहीं हुआ। और काश ऐसा होता, और काश अब ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हुआ भी होता तो मैं हरगिज सच जवाब ना देता इसका। मुझे भी यही लग रहा था, आप सच नहीं बोल रहे थे, लेकिन ठीक है। अच्छा अदील, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाह रही थी कि हम एंडिंग जो है ना फैज के किसी, देखें उनके बगैर नहीं होती मुकम्मल कोई भी गुफ्तगू मेरे ख्याल में, आज के स्पेशली सेगमेंट के लिए। तो मुझे आप उनका कोई भी कलाम, कोई शेर, कोई भी चीज सुना दें और फिर हम एंड करते हैं। एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बहुत सी बातें की हैं जिसमें हल्की सी नाउमीदी की झलक दिखती है, वो मेरी उम्र का तकाजा है। तो फैज साहब का एक शेर है, और वो इन सब दोस्तों साथियों के लिए है जिनका कभी कभी ईमान डगमगा जाए मेरी तरह, और वो देखें क्या रे, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जिनको ये महसूस हो कभी कभी अपने काम में या शोबे में। या एक शेर में सुनाऊंगा आपको, 3 बज गए, आप लोगों ने भी जाना है। हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारो,
हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। तो रोशनी कम तो है लेकिन कुछ बाकी तो है, तो इसको तो संभाल के रखें जो जो कम है रोशनी। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अदील, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन वी हैड। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और जितने हमारे सुनने वाले हैं उन सब के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा सलाम और बहुत सारा प्यार, उनके लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज अ रियल प्लेजर। थैंक यू सो मच।